दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था और उसी में जो टॉपिक चल रहा था ब्रिटिश के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव या कि ब्रिटिश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। और इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से विभिन्न चरणों में ब्रिटिशर्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाई या क्षति पहुंचाई, और एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और उसी के तहत हमने जो अगला टॉपिक पढ़ा था वो था विभिन्न चरणों के प्रभाव। विभिन्न चरणों के प्रभाव, और इसमें हमने कृषि पढ़ लिया था। ठीक है जी। आज जो हमारा टॉपिक है उद्योग, कि उद्योगों पर, भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के जो परंपरागत उद्योग थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस विषय को हमने पढ़ना है। कृषि को हम समाप्त कर चुके थे, इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो इसमें हमने पढ़ा था कि भू राजस्व के लिए विभिन्न प्रकार की उन्होंने प्रणालियां की थी, मतलब भू राजस्व को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं को अडॉप्ट किया, जिसमें मैंने बताया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था महत्वपूर्ण थी, उसके अलावा जमींदारी व्यवस्था महत्वपूर्ण थी, महालवाड़ी व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। फिर दूसरा इसी के अंदर हमने पढ़ा था कृषि का वाणिज्यीकरण। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बताए थे। आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं और इसमें हम उद्योगों की बात करेंगे। ठीक है, कि उद्योगों पर, भारत के जो परंपरागत उद्योगों थे ब्रिटिश के आने के बाद इन पर क्या इफेक्ट पड़ा। देखिए, इस टॉपिक को हमने पढ़ना किस तरीके से है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है, मतलब उद्योगों की डेफिनेशन क्या है, क्या हुआ उनके साथ, वो सारी चीज हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश पूर्व स्थिति क्या थी उद्योगों की, जब ब्रिटिशर्स का भारत में आगमन नहीं हुआ था उससे पहले भारतीय उद्योगों की क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा पतन के कारण, कि क्या कारण थे जिसकी वजह से भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, और उसके अलावा पतन का स्वरूप, किस प्रकार से इनका पतन हुआ, कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं अडॉप्ट की गई जिससे भारतीय उद्योगों को क्षतिपूर्ति पहुंची या क्षति पहुंचाई गई। उसके अलावा प्रभाव में हम इसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखेंगे कि सकारात्मक क्या थे, नकारात्मक क्या थे। मैंने कहा था कि प्रत्यक्ष तौर पे हमेशा नकारात्मक प्रभावी ब्रिटिशर्स के कारण मतलब उसमें क्षेत्र पर पड़ा, बेशक वो कृषि का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो उस पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा था। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले है ये क्या है, मतलब ब्रिटिश और इसके आगमन के बाद भारत की उद्योग में क्या परिवर्तन आया या औद्योगिक स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन आया। तो ब्रिटिश के आगमन के बाद भारत में विऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रारंभ होता है। तो ये विऔद्योगिकीकरण है क्या। विऔद्योगिकीकरण, जिसको मैंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विऔद्योगिकीकरण, इसका जो अर्थ है, सामान्य अर्थ है, वो क्या है। इसका जो सामान्य अर्थ है वो है औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना या पतन हो जाना, उसे ही विऔद्योगिकीकरण कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में परंपरागत उद्योगों के पतन हो जाने की प्रक्रिया को ही विऔद्योगिकीकरण जाना गया है। इसे थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, जो भारतीय हस्तशिल्प थे, ब्रिटिशर्स के आगमन के बाद जो भारतीय हस्तशिल्प थे उनकी मतलब बिल्कुल वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए। भारतीय हस्तशिल्पों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जिसके कारण वहाँ पे रोजगार के जो अवसर थे वो कम हुए, और उसी की वजह से जो कृषि, और मैंने कहा था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, ब्रिटिश पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, अवस्था थी, वो एक आत्मनिर्भर अवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्यों थी, भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिशर्स के आगमन से पूर्व, क्योंकि यहाँ पे जो कृषि थी और जो परंपरागत उद्योग थे या हस्तशिल्प उद्योग थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इसी वजह से भारत में भारतीयों को कभी भी व्यापार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और
वो एक तरीके से हालांकि आइसोलेटेड अर्थव्यवस्था थी, लेकिन वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर थी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इन हस्तशिल्प उद्योगों का, भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, जिसके कारण जो ये कृषि और हस्तशिल्प उद्योग है, इनकी जो परंपरागत एकता है वो उसको नुकसान पहुंचाया गया, वो टूट गई, ठीक है। तो इस वजह से ही इसको भी मतलब, तो इसी कारण से इसे ही पूरे ओवरऑल में इंडियन कंटेक्स्ट में इसे हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो यानी कि भारतीय हस्तशिल्प के पतन के कारण रोजगार के अवसरों में कमी आई, तथा जिसके कारण कृषि एवं हस्तशिल्प उद्योग की जो परंपरागत एकता थी वो टूट गई, वो जो कड़ी थी, परंपरागत कड़ी थी, वो टूट गई। तो इसे ही भारतीय मतलब इस प्रकार से इसे ही हम इंडियन कंटेक्स्ट में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की संज्ञा देते हैं। लेकिन औद्योगिकरण कोई नई बात नहीं थी। अगर मैं इसको ब्रिटिश कंटेक्स्ट में देखूं या वैश्विक स्तर पर देखूं तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड तथा अन्य देशों में भी हुई थी, ठीक है। लेकिन वहां पर और वहां भी ये मैं मानता हूं कि जो परंपरागत उद्योग थे उनको क्षतिपूर्ति हो गई, लेकिन इस क्षतिपूर्ति के एवज में वहां पे आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, तथा इसके कारण वहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये मतलब वैश्विक स्तर पर भी औद्योगिकरण का कंसेप्ट था कि जहां पर मतलब रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई थी, क्योंकि ठीक है वहां हस्तशिल्प उद्योग या परंपरागत जो उद्योग थे उनको तो नुकसान हुआ, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति के एवज में वहां पे क्या किया गया कि वहां पर आधुनिक उद्योगों का विकास कर दिया गया, जिसके कारण से वो जो रोजगार जो परंपरागत उद्योग में थे वो अगर टूटे थे तो उनके स्थान पर मतलब कि ज्यादा अवसर पैदा हो गए, ठीक है। लेकिन भारतीय संदर्भ में तो केवल यही था कि अगर औद्योगिकीकरण, जिसे ब्रिटिश अपना मानते थे, अगर औद्योगिकीकरण की बात करूं तो भारतीय संदर्भ में अगर इसको देखा जाए तो यहाँ केवल परंपरागत उद्योगों का ही क्षतिपूर्ति हुई। इसके स्थान पर कहीं भी आपको आधुनिक उद्योगों का विकास देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों में फर्क है कि वैश्विक स्तर पर क्या फर्क है और भारतीय संदर्भ में क्या फर्क है। तो इसको हम देखते हैं। विऔद्योगिकरण, तो विऔद्योगिकरण कोई नई बात नहीं है। औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड व अन्य औद्योगिक देशों के परंपरागत उद्योगों को क्षति पहुंची, परंतु इस क्षतिपूर्ति के एवज में आधुनिक उद्योगों का विकास किया गया, जिसके कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन भारतीय संदर्भ में मैंने बताया कि केवल परंपरागत उद्योगों को ही नुकसान पहुंचाया गया है, तथा इसके स्थान पर आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ। इसे ही हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की संज्ञा दी है, ठीक है। मतलब ये विऔद्योगिकरण की वैश्विक संदर्भ में भी डेफिनेशन थी और भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ निकाला, ये सारी चीजें थी। तो जो मैंने आपको बताया था कि क्या है उद्योगों में, तो उस पॉइंट को मैंने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने देखा है कि आपने देखा कि भारतीय संदर्भ में विऔद्योगिकीकरण का क्या अर्थ है, विऔद्योगिकीकरण का सामान्य अर्थ क्या है और विऔद्योगिकीकरण का वैश्विक संदर्भ में क्या अर्थ है, और उसका अगर हम भारत के साथ तुलना करते हैं तो विऔद्योगिकीकरण का क्या अर्थ होता है। तो ये सारी चीज हमने कर ली है। अब हम चलते हैं कि ब्रिटिश पूर्व स्थिति क्या थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की ब्रिटिश पूर्व स्थिति क्या थी। देखिए, सामान्य तौर पे ब्रिटिश से पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो विकासशील अर्थव्यवस्था थी, यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी थी। दूसरी चीज, जो भारतीय हस्तशिल्प था उसको दो भागों में बांटा जा सकता था, एक शहरी हस्तशिल्प था और एक ग्रामीण हस्तशिल्प था। शहरी हस्तशिल्प, ये जो शहरी हस्तशिल्प था ये उच्च कोटि का था, ठीक है। मतलब इसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी और इसी कारण इसकी बाहर भी मांग होती थी। चीज तो ये। दूसरी चीज, ग्रामीण हस्तशिल्प की बात करूं तो ग्रामीण हस्तशिल्प सामान्य श्रेणी का होता था, लेकिन ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप था, यानी कि इतनी ज्यादा उच्च तकनीक नहीं होती थी, लेकिन जो ग्रामीण लोग थे वो उन कपड़ों के खरीदार थे। तो इसी वजह से कृषि और जो हस्तशिल्प थी इनकी एक परंपरागत एकता स्थापित थी और इसी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। तो ग्रामीण हस्तशिल्प एक सामान्य श्रेणी का था तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप था, ये कहा जा सकता है। इस शहरी हस्तशिल्प की बात करूं तो ढाका का मलमल, ढाका का मलमल और जो कश्मीर के कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। कश्मीर के शॉल वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और वो आज भी फेमस हैं, और वो उस समय से लेकर आज भी काफ़ी ज़्यादा इनकी जो मतलब प्रमुखता है वो बनी हुई है। तो इसी वजह से और इनकी और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। कई श्रेणियों में विभिन्न उत्पाद थे जिनकी स्थानीय स्तर पर और बाहर के स्तर पर
मांग तब भी बनी हुई थी, और उनकी मांग तब भी थी और आज भी उनकी मांग थी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मतलब हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग था वो बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म का था। और इस बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस समय चयन करवाया था कि डैनियल डेफो की रॉबिन्सन क्रूसो की रचना में भी ये बात कही गई है कि हमारे जो घर हैं, हमारे जो कपड़े हैं, और मतलब हमारी जो अलमारियाँ हैं, हमारे घर हैं, और जो हमारे सोने के कमरे हैं, उन सब में भारतीय कपड़ों की पहुंच थी। भारतीय कपड़ों ने अपनी पहुंच बना रखी थी, यानी कि उनकी इतनी ज़्यादा मांग है। तो ये इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ढाका का मलमल, कश्मीर का शॉल तथा कई श्रेणियों में विभिन्न प्रमुख उत्पादों की स्थानीय में बाहर दोनों जगह मांग थी। और उसके अलावा यहाँ पे आप एक रेफरेंस भी दे सकते हैं, डैनियल डेफो की रॉबिन्सन क्रूसो की रचना का, कि भारतीय कपड़ों के ये जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं आप, मैं पूरा नहीं लिख रहा। देखिए ये जो चीज़ है आज थोड़ी सी एक अजीब सी चीज़ है कि मतलब मैं लिखने पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, और दूसरी चीज़ मतलब थोड़ा सा आपको बोर टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये यूपीएससी में एज ए मेंस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एज इट इज़ जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये एज इट इज़ अगर आप लिखे आएंगे तो मतलब अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 17 से 18 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, एज इट इज़ आप इसको प्रेजेंटेशन करना है। तो मैंने तब भी कहा था और अब भी दोबारा कह रहा हूँ कि यूपीएससी में या फिर पीसीएस एग्जाम्स में ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, और इसकी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसकी गिनती की जाती है। लगभग 3-4 साल बाद हर पेपर में देखने को मिल ही जाता है ये रोटेशन वाइज। तो आप पेशेंस रखें और इसको मतलब समझने का प्रयास करें। तो ये ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो यानी कि सीधी सी बात है कि ब्रिटिश पूर्व अगर स्थिति देखी जाए तो जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग था वो आत्मनिर्भर अवस्था में था। तो इसका जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष आप क्या निकाल सकते हो कि कुल मिलाकर भारतीय हस्तशिल्प उन्नत अवस्था में था। तो ये ओवरऑल जो कंक्लूजन है ये है। अब बात करेंगे कि पतन के कारण क्या थे, किस वजह से भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। पतन के कारण, तो पतन के बहुत सारे कारण थे। इसको हम अलग अलग चीज़ों में बांट सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण में भी बहुत सारे कारण बन जाएंगे। उसके अलावा व्यापारिक कारण क्या थे इसके पतन के, उसके अलावा अन्य जो कारण थे वो क्या थे। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे कारण हैं। जैसे कि राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में जो पहला कारण है वो है देसी रियासतों का पतन। तो ये एक कारण था। अब ये देसी रियासतों का पतन इसके लिए कैसे कारण बना, देखिए देसी रियासत क्या करते थे, जो हस्तशिल्पी थे उनको प्रेशर देते थे, यानी कि उनको शरण देते थे, उनकी मांग थी उनके उत्पादों की, क्योंकि वो राजाओं के लिए भी कपड़े बनाते थे और जो वो दरबार में जो अधिकारी थे उनके लिए भी कपड़े बनाते थे, तो उनकी मांग थी। लेकिन चूंकि देसी रियासतों का पतन हो चुका था, देसी रियासतों की दयनीय स्थिति आप लिख सकते हो, तो उस वजह से इनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ा और उनको जो भारतीय हस्तशिल्प थे उनको प्रेशर मिलना बंद हो गया और उनके उत्पादों की मांग कम हो गई। भारतीय हस्तशिल्प के प्रति ब्रिटिश शासन की विकृत नीति थी, यानी कि वो उसको प्रमोट नहीं करना चाह रहे थे। जो मतलब प्रेशर इन्होंने दिया हुआ था, यानी कि रजवाड़ों ने दिया था, रियासतों ने दिया था, राजाओं ने दिया था, वो प्रेशर इन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं मिला, बल्कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ही नीतियां बनाई। तो ये भी एक कारण था। तो ये राजनीतिक कारण थे जिस वजह से ऐसा हुआ। उसके अलावा आर्थिक कारण, देखिए आर्थिक कारण में सबसे जो पहला पॉइंट है वो कृषि में क्या फर्क आया। तो मैंने अभी बताया कि कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था पिछले टाइम में। तो कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या फर्क पड़ा कि जो कृषि तथा
ये जो आपका परंपरागत उद्योग था, हस्तशिल्प उद्योग था, उसकी परंपरागत एकता की कड़ी टूट गई। तो ये किस वजह से हुआ था? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से। उसके अलावा दूसरा कारण क्या था? और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि ये कृषि है। उसके अलावा जो भारतीय कच्चा माल था उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने एक टैक्स इम्पोज किया हुआ था, हैवी टैक्स इम्पोज किया हुआ था। और जबकि जो ब्रिटिश उत्पाद थे उनको राजकीय संरक्षण दिया गया था। ब्रिटिश उद्योगों को राजकीय संरक्षण, ये मतलब अपने जो उद्योग थे, जो भी इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो वो अपने फायदे के लिए लगा रहे थे, जैसे कि रेलवे का विकास किया उन्होंने, तो वो सब उनको मतलब सरकार का पूरा सहयोग होता था। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। दूसरा, भारतीय कच्चे माल पर ब्रिटिश नियंत्रण, कि भारतीय कच्चे माल पर ब्रिटिश नियंत्रण था। जो भी रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिश अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत से ले जाते थे। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण हो जाता है। उसके अलावा विभिन्न तरीकों से दस्तकारों का शोषण, तो बहुत सारे तरीके थे जिस वजह से दस्तकारों को का शोषण किया जा रहा था, और जिस वजह से वो मतलब उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी और वो गरीब होते गए। ठीक है, तो इसी में जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, ददनी प्रथा। ये ददनी प्रथा क्या थी? देखिए, इसमें दस्तकारों से पेश की रकम देकर उत्पाद निर्मित करवाए जाते थे। तो यानी देखा जाए तो अच्छी चीज़ है कि आपको ऑर्डर देने से पहले पेमेंट मिल रही है, कि आपसे कुछ जूते निर्मित करवाने उससे पहले पेमेंट मिल गई। बट ऐसा नहीं था कि पेश की रकम देकर उत्पाद तो निर्मित करवाए जाते थे, परंतु इसमें जो मुख्य ध्यान था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग उत्पादन करें। मुख्यतः ध्यान अधिक उत्पादन पर दिया जाता था। तो परिणाम क्या हुआ कि दस्तकारों को बेचारों 10 घंटे भी काम करना पड़ रहा है, 14 घंटे भी काम करना पड़ रहा है, और उसके एवज में उनको एक छोटी सी मुआवजा मिल रहा है। उसके अलावा जो बिचौलिए थे उन्होंने भी इनके शोषण में कमी नहीं रखी। तो यही जो कारण था, इस वजह से मतलब जो इनकी गरीबी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। दस्तकारों को पेश की रकम देकर उत्पाद निर्मित करवाए जाते थे, लेकिन इसमें मुख्य ध्यान अधिक से अधिक उत्पादन पर दिया जाता था। इसके अलावा बिचौलियों ने भी दस्तकारों का शोषण किया। तो ये जो कारण है, इस वजह से मतलब ब्रिटिश उद्योग पिछड़े हुए थे। तो ये आर्थिक कारण थे। अब व्यापारिक कारण था कि ब्रिटिशर्स ने भारत को कच्चे माल के स्रोत के रूप में तथा ब्रिटिश में जो तैयार माल था उसके बाजार के रूप में तैयार करने का कार्य किया। मतलब ये उनकी नीति थी। तो ये व्यापारिक कारण था कि अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के स्रोत के रूप में तथा ब्रिटेन द्वारा तैयार माल के बाजार के रूप में प्रयोग करने का कार्य किया। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके अलावा कई अन्य नीतियाँ भी हैं। 1700 में छपे एवं रंगे हुए वस्त्रों पर जो भारत से जाते थे उन पे 15% एक्स्ट्रा सरचार्ज लगा दिया गया। तो ये एक कारण था जिस वजह से भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा। उसके अलावा 1720 में भारत के सूती वस्त्रों पर, जैसे कि मैंने बताया कि भारत के सूती वस्त्रों की कितनी डिमांड थी, वो डैनियल डेफो की रॉबिन्सन्स क्रूसो की रचना से ही स्पष्ट होता है। तो 1720 में भारत के सूती वस्त्रों के आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। ये एक कारण था। उसके अलावा अन्य देशों में भी, अगर ये सिर्फ ब्रिटेन में नहीं हो रहा था, ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ था कि वो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी जगह बनानी थी। तो इस वजह से हॉलैंड जैसे देशों ने भी भारत के सूती वस्त्रों पे प्रतिबंध तो नहीं लगाया, लेकिन 300% आप अज्यूम कीजिए कि चुंगी लगा दी। तो ये भी कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से मतलब जो मैं कहता हूँ कि ब्रिटेन के उद्योगों को मतलब बढ़ावा मिला और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे और कारण हैं, उनके ऊपर और हम चर्चा करते हैं। रेलवे का विकास, ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था जिस वजह से मतलब भारतीय उद्योगों को काफ़ी क्षति हुई। क्यों? क्योंकि अब इस रेलवे के विकास से क्या हुआ कि जो कच्चा माल था वो अगर दूर दराज के क्षेत्रों से भी लाना संभव हो गया, और जो तैयार माल था उसको दूर दराज के क्षेत्रों में यानी सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाना भी संभव हो गया। तो ये भी एक कारण था। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो रेलवे का विकास था, जिस वजह से जो दूर दराज के क्षेत्रों से कच्चा माल मैंने बताया कि लाना संभव हो गया, सुदूर क्षेत्रों तक जो तैयार माल था वो पहुंचाना संभव हो गया। तो इसका क्या कारण था? इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ, इस संदर्भ में ये कहा गया कि जो अलग थलग रहने वाली जो भारतीय गांव की अर्थव्यवस्था थी, यानी कि भारतीय गांव थे जो कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का सूचक थे, उनको रेलवे के विकास ने उनकी जो प्राण शक्ति थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ये इसका एक सबसे बड़ा मतलब परिणाम हमें देखने को मिलता है रेलवे के विकास। इस संदर्भ में कहा गया कि अलग थलग रहने वाले भारतीय गांव के कवच को रेलवे ने भेद दिया तथा इसकी प्राण शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। तो ये एक कारण था जिस वजह से ये था। तो ये
कुल मिलाकर ये जितने भी कारण थे ये भारतीय हस्तशिल्प के पतन का कारण था। अब हम जो अगली बात करेंगे वो बात करेंगे कि पतन के स्वरूप को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत। देखिए, पतन के स्वरूप को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। भेद है। अब ब्रिटिश इतिहासकारों का कुछ और मानना है और जबकि भारतीय इतिहासकारों का कुछ और मानना है, तो उसमें क्या वो है ये हम देखते हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार ये है कि पूंजीगत ढांचे का विकास तथा पूंजीगत व्यवस्था तथा दूसरा आधुनिक उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप ही भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये इन लोगों का मानना था। दूसरा, इन लोगों ने ये कहा कि इस भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए अंग्रेजी नीतियां नहीं जिम्मेदार हैं, बल्कि भारत में जो राजनीतिक अव्यवस्था है और जो सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की जो कमजोरियां हैं, ठीक है, और अविकसित अव्यवस्थित यातायात एवं परिवहन संचार व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो इन बातों को कहकर उन्होंने अपने मतलब जो भी उन्होंने गलत किया था उससे अपने आप को अलग कर लिया था। हालांकि ये चीज़ ठीक नहीं है, भारतीय इतिहासकार इसका मतलब खंडन करते हैं। तो ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार पूंजीगत प्रणाली का विकास, पूंजीगत प्रणाली व आधुनिक उद्योगों के परिणाम स्वरूप, आधुनिक उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप इसका जो परिणाम था वो ये था भारतीय हस्तशिल्प का पतन, ये एक कारण था। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि आधुनिक अंग्रेजों की नीतियां भारतीय हस्तशिल्प के पतन के लिए, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के लिए अंग्रेजी नीतियां जिम्मेदार न होकर भारत की राजनीतिक अव्यवस्था, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की कमजोरियां व अविकसित यातायात व परिवहन जिम्मेदार है। तो ये ब्रिटिश इतिहासकारों का मानना था कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के लिए कोई और जिम्मेदार ना होकर खुद भारतीय ही जिम्मेदार हैं। अब बात करते हैं भारतीय इतिहासकारों के अनुसार उनका क्या मत है। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार देखिए, भारतीय इतिहासकारों ने एक सबसे सिंपल सी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में पूंजीगत ढांचे व आधुनिक उद्योगों के विकास के बिना ही परंपरागत ढांचे को तोड़ दिया गया।
तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने आधुनिक विकास किया नहीं, पूंजीगत ढांचा आपने खड़ा नहीं किया, और उससे पहले ही उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प को मतलब ऐसी नीतियां चलाई कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरीके से बाजार से बाहर हो चुका था। तो उनके अनुसार ये चीज़ें उत्तरदायी थी। एक मार्क्स ने भी अपने आप में बात कही है। मार्क्स ने क्या कहा है? मार्क्स ने कहा है सूती वस्त्रों के घर में सूती वस्त्रों की भरमार कर दी गई, यानी कि जिस भारतीय उद्योग को, भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था, वहां से ब्रिटेन से ही सूती वस्त्र मंगाए जा रहे हैं और बाजारों में ब्रिटेन के सूती वस्त्रों की भरमार कर दी गई है। और ये किस एवज में की गई? भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को खत्म करके वहां पे ब्रिटेन के सूती वस्त्रों को मतलब जगह दी गई। तो ये मार्क्सवादी रवैया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या पतन के स्वरूप क्या है, ब्रिटिश इतिहासकारों का क्या मानना है, आधुनिक इतिहासकारों का क्या मानना है, और मार्क्सवाद का अपना एक रवैया है। अब बात आ जाती है कि इस पतन के प्रभाव क्या पड़े। नकारात्मक प्रभाव भी थे और सकारात्मक प्रभाव भी थे। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? ये जितनी भी चीजें आपको बताई ये सब नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिल रहे हैं। अब बात की जाए कि नकारात्मक प्रभाव की, तो एक कथन से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विलियम हेस्टिंग्स ने 1834 में कहा था कि ये भारतीय हस्तशिल्पों के जो कंकाल हैं, भारतीय कंकाल भारतीय बाजारों को बदरंग कर रहे हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगाए लीजिए कि भारतीय बुनकरों के कंकाल भारतीय मैदानों को बदरंग कर रहे हैं, यानी कि अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है मार्केट में। सिर्फ वो आ रहे हैं तो भूखमरी और गरीबी फैला रहे हैं और ये अंग्रेजों को देखना अच्छा नहीं लगता। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव से आपको पूरी इसकी तस्वीर मिल जाती है। हमें मेन है कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, कुछ सकारात्मक प्रभाव जो अप्रत्यक्ष रूप से थे वो पड़े थे, तो उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये इनका एक स्टेटमेंट के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं, यही इसका एक नकारात्मक प्रभाव है। अब हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें। आधुनिक उद्योगों का विकास, तो देखिए जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो इसमें कुछ भारतीयों ने भी अपने आप को खड़ा किया। हालांकि विपरीत परिस्थितियाँ थी, ब्रिटिशर्स की नीतियाँ कुछ इस प्रकार की थी कि वो सिर्फ भारतीयों को मतलब नुकसान ही पहुँचाती थी, और जबकि जो प्रॉफिट था वो ब्रिटिशर्स को मिलता था, जो भी उनको रियायतें थी वो ब्रिटिशर्स को मिलती थी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भारतीयों ने हिम्मत करते हुए अपने आप को खड़ा किया और उस समय पे आधुनिक उद्योगों की स्थापना की। तो उन्हीं को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। अब ये जो टॉपिक है सकारात्मक, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा यहाँ से पूछे जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एसएससी के लिए। हालांकि यूपीएससी और जो पीसीएस वाले हैं, स्पेशली फॉर एचएस वाले, वो इनको यूज कर सकते हैं, मेंस में भी यूज कर सकते हैं, और प्री में तो खैर हमारे लिए कुछ ऑप्शन है नहीं कि जो छोड़ा जाए। तो सूती वस्त्रों के विकास में भारतीयों की पूंजी लगी हुई थी। इसी क्रम में 1853 में कावसजी नाना भाई, जो कि एक पारसी थे, उन्होंने बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगाई। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में, हरियाणा एसएससी में और ऐसे स्टेट लेवल एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। उसके बाद जूट उद्योग। जूट उद्योग में मेनली यूरोपीय पूंजीपतियों का ही दबदबा था, वर्चस्व था। दूसरी चीज 1855 में जो पहला कारखाना लगाया गया था वो रिसरा श्री रामपुर बंगाल में स्थापित किया गया था जूट का। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि 1855 में रिसरा श्रीरामपुर बंगाल में जूट का पहला कारखाना लगाया गया था। इसी क्रम में 1884 में द इंडियन जूट मिल एसोसिएशन की स्थापना की गई। लौह एवं इस्पात उद्योग, तो 1889 में बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित, इसकी बात की गई।
उसके अलावा अन्य जो हैं 1888 में द विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। उसके अलावा 1910 टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी इसकी स्थापना की गई। 1915 कटनी सीमेंट उद्योग, इसकी स्थापना की गई। तो ये सारी चीजें देखा जाए तो भारत में उसी क्रम में स्थापित की गई कि 1888 में द विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी, 1915 में कटनी सीमेंट उद्योग। अब ये था एसएससी के स्पेसिफिक, एसएससी वाले अपने आप को यहाँ तक रोक ले। अब बात करते हैं यूजीसी नेट स्पेसिफिक। कुछ आयोगों की स्थापना की गई और मतलब कुछ लॉज बनाए गए उद्योगों से संबंधित, तो हम उनको देखेंगे। यूजीसी स्पेसिफिक, ये यूजीसी स्पेसिफिक है। कुछ आयोग जैसे कि 1888 में बनाया गया था चेंबर कमीशन, चेंबर कमीशन ये फाइनेंस एवं करेंसी से संबंधित था। ये चीज है। तो इसी प्रकार से 1898 में बनाया गया था द इंडियन करेंसी मिशन। तो ये 1898 में बनाया गया था। ये सिर्फ रट्टे मारने वाली चीज़ है, 10 साल का डिफरेंस चैम्बर कमीशन फाइनेंस एंड करेंसी से। द इंडियन करेंसी मिशन कमीशन, तो मैंने तो इस तरीके से याद रखा है, 10 साल का डिफरेंस हो गया। द इंडियन करेंसी मिशन 1898 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से 1916 में प्रथम औद्योगिक आयोग बनाया गया। प्रथम औद्योगिक आयोग, और ये जो बनाया था वो थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में बनाया गया था। थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में बनाया गया था। दूसरा, इसमें था क्या, इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो परिस्थितियां उपजीवित थी उसमें भारतीय उद्योगों के लिए कुछ सकारात्मक सुझाव दिए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालीन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों के लिए कुछ सकारात्मक सुझाव दिए गए। ये 1916 में किया गया है। उसके अलावा 1921 प्रथम वित्त आयोग फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की गठन किया गया। अब ये क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी मिल जाएगा। हर 5 साल बाद हम वित्त आयोग का गठन करते हैं, तो यहाँ से वित्त आयोग की पृष्ठभूमि स्टार्ट होती है। तो 1921 में प्रथम वित्त आयोग की गठन किया गया। 1932 ओटावा आयोग, ये किस लिए किया गया था? अर्थव्यवस्था की मंदी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय वस्तुओं की जगह मतलब प्रेफरेंस दी गई, वो दी गई, इंग्लिश में इसको प्रेफरेंस बोलते, तवज्जो दी गई, एक उर्दू का शब्द है, यानी प्राथमिकता दी गई हिंदी में कहा जाए तो। ओटावा आयोग, अर्थव्यवस्था की मंदी के परिणाम स्वरूप भारतीय वस्तुओं की जगह विदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दी गई। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने देखी है इसके परिणाम स्वरूप। अब बात कर जाते हैं कुछ अधिनियमों की, जिन अधिनियमों के बारे में अक्सर यूजीसी में पूछा जाता है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बॉम्बे डिस्प्यूट कॉन्सिनिएशन एक्ट, ये 1934 में लाया गया था। बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट कॉन्सिनिएशन एक्ट, डिस्प्यूट कॉन्सिनिएशन एक्ट, ये 1934 में लाया गया। इसी तरीके से 1936 में द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये 1936 में लाया गया। इसी प्रकार से 1938 में
बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1938 में लाया गया। बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946 में लाया गया। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1929 में, व्हिटले कमीशन। ये क्वेश्चन एसएससी के लिए, हरियाणा एसएससी के लिए, पीसीएस के लिए, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिटले कमीशन श्रम सुधार आयोग था ये, तो उससे संबंधित था। से संबंधित, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा छठा, पहली बार साख समिति का गठन किया गया। और ये 1894 में किया गया था, 92 में, और फेडरिक निकलसन की अध्यक्षता में। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने की हैं। बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट कॉन्सिलिएशन एक्ट 1934, 36, 38, 46 सीधा वो है। बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट कॉन्सिलिएशन एक्ट, बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट कॉन्सिलिएशन एक्ट 1934। द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, वहाँ भी एक पेमेंट का था, ठीक है। द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में था, 1898 में था उसमें। बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, दोनों एक जैसे हैं, डिस्प्यूट और रिलेशन का, 38, 1946। व्हिटले कमीशन, वन ऑफ द मोस्ट, 1929 में फेडरिक निकलसन द्वारा पहली बार साख समिति, जो क्रेडिट कमेटी होती है, उसका गठन कब किया गया था? 1892 में गठित किया गया था। तो ये था सारा का सारा, यानी कि उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़े, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, हमने ये देखे। विऔद्योगीकरण क्या था ये देखा, पतन के कारण क्या थे ये देखा, पतन के स्वरूप को लेकर जो इतिहासकारों के मत थे वो देखे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब जो हमारे दो टॉपिक इसके अंदर, तीन टॉपिक महत्वपूर्ण रह गए। एक तो अकाल रह गया, एक रेलवे का गठन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक धन का निष्कासन सिद्धांत। तो 2 लेक्चर और लगेंगे, फिर इसके बाद ये ब्रिटिश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये सारा समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक मतलब अच्छा लगा होगा, आपको इसका लाभ आप उठाएंगे इसको सुनकर। और फिर वही एक ही विनम्र निवेदन कि आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर हमें मोटिवेट देते हैं। ये सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोई आमदनी नहीं हो रही, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस मटेरियल का और इस लेक्चर का, जो इतना क्वालिटेटिव लेक्चर है, और मैंने बताया कि ये जो इस तरीके से मैं करवा रहा हूँ कि सबको साथ लेके चल रहा हूँ, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो इतने क्वालिटेटिव लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही मेरी आपसे मतलब विनम्र निवेदन है। तो इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।